Hello guys, what's up? Welcome to your amazing channel Mass Arde Classes, and today we're gonna discuss about a new topic, and the new topic is the urine formation. So let us recall what we studied in our previous lecture. हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या करा था बच्चों? क्या नेफ्रॉन के बारे में, है ना गाइस? चलिए लेट अस प्रोसीड फर्दर. ओके, चलो आज जो हम लोग देखेंगे वो है यूरिन फॉर्मेशन की. जो हम लोग यूरिन एक्सक्रीट करते हैं उसका फॉर्मेशन बच्चों होता कैसे है ना बच्चों? क्या कि जो हम लोग यूरिन एक्सक्रीट करते हैं उस यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है ना बच्चों? चलो अब देखो, जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है ना गाइस, एक्चुअली 3 स्टेप होते हैं उसमें. कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स. और वो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं देखिए. ये मैंने यहां पे लिखा ना, यूरिन फॉर्मेशन इंक्लूड्स 3 स्टेप्स. गाइस इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो फटाक से. चलो गुड. चलो देखो, जो यूरिन फॉर्मेशन होती है गाइस, उनमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं कि या फिर 3 स्टेप्स कह सकते हो, 3 स्टेज बोल सकते हो. कितने स्टेप्स? 3. अब देखिए वो तीनों स्टेप्स कौन कौन से हैं. सबसे पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सबसे पहला स्टेप क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. बस पहले तीनों स्टेप्स के नाम को आप देखो. कौन सा है पहला? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. दूसरा क्या है? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. दूसरा क्या है? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. और जो आखिरी स्टेज है वो होता है सिक्रेशन. तो कितना होता है गाइस? कितने स्टेप्स हैं? 3. कौन कौन से? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड द लास्ट वन इज द सिक्रेशन. चलो लेट अस स्टडी अबाउट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. तो चलो देखो, जो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है ना गाइस, वो एक्चुअली ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल के बीच में होता है. किसके बीच में होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल के बीच में होता है. चलिए देखिए अब आप लोग. अब एक और चीज मैं बताता हूं. ये जो मैंने लिखा ना, ऑकर्स बिटवीन ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल. अब आइए, अब जो दूसरी बात होती है, आप लोग मेरे को ये बताओ पहले. चलो एक चीज बताओ आप. आपकी माँ घर में चाय बनाती है ना? सही बोल रहा हूँ ना गाइस? आपको ये ना बोलना कि मेरे घर में कॉफी बनता है, चलो ठीक है, बट चाय का ही एक्सेप्शन देखिए आप लोग. तो जब मदर आपकी चाय बनाती हैं, जब उस चाय को फिल्टर करती हैं वो, तो कभी कभार उस चाय की पत्ती आ जाती है कि नहीं चाय में? बेशक आ जाती है. जब माँ आपकी मदर जब टी को फिल्टर करती हैं, जब छानती हैं उस चाय को, कभी कभार चाय की पत्तियां भी आ जाती हैं चाय के अंदर. ठीक उसी तरह एक चीज बताओ आप, जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, बात सुनो आप, जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा गाइस, तो ये भी तो पॉसिबल है कि वैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट, बात सुनना, वैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट जिनकी हमारे बॉडी को जरूरत हो, वो भी उस गंदगी के साथ मिल जाए. है कि नहीं? ध्यान से सुनो. चाय के साथ कभी कभार चाय पत्ती मिल जाती है ना? मिल जाती है. तो बॉडी में भी जब ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, तो उस फिल्ट्रेशन में जो इम्प्यूरिटी है उसके साथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, यानी कि वैसे न्यूट्रिएंट जिनकी हमारे बॉडी को जरूरत है, वो सारी चीजें भी मिल जाती हैं. अब एक बात बताओ आप, अगर आपके बॉडी से कैल्शियम निकल जाए, प्रोटीन निकल जाए, ग्लूकोज निकल जाए, ये सारी चीज़ें निकल जाए, तो आप बचोगे क्या? कभी सर्वाइव नहीं करोगे आप लोग. नेवर. यू कांट सर्वाइव एट एनी कास्ट. ओके, तो चलो अब यहाँ प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ी कि अगर ये सारी चीज़ें अगर बॉडी से निकल गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी. बिल्कुल होगी. तो हुआ ऐसा ना कि ऊपर वाले ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि वो जो जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो बॉडी के अंदर ही रह जाती हैं और वो इम्प्यूरिटी बाहर निकल जाती है. उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए देखिए,
अब जैसा कि मैंने बताया कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे कि कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें हुई। अब ब्लड के सेल्स भी तो आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो भी निकल जाते हैं कभी कभी इम्प्यूरिटी के साथ। अब देखिए, अब अगर आरबीसी वगैरह वगैरह, प्लेटलेट वगैरह अगर आपकी बॉडी से निकल गए इम्प्यूरिटी के साथ तो दिक्कत होगी। तो देखिए, जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है ना गाइस, जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है उस समय आपके ब्लड के सेल और ब्लड के प्रोटीन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, उस समय ब्लड के सेल और ब्लड के प्रोटीन जो होते हैं वो इम्प्यूरिटी से बाहर निकाल लिए जाते हैं। मतलब कि जो मैंने बताया कि इम्प्यूरिटी के साथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट जिन चीज़ों की हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो भी मिल जाती हैं। तो उन चीज़ों में से ब्लड के सेल और प्रोटीन जो होते हैं वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में बाहर निकल जाते हैं, इम्प्यूरिटी के साथ वो नहीं मिलते हैं, वो अलग हो जाती हैं इम्प्यूरिटी से। ठीक है, तो देखिए वो होता कैसे है गाइस, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए देखते हैं। मेरा दूसरा रेड मार्कर कहाँ है? ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए गाइस, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है गाइस, ये क्या है आपका गाइस? ये है गाइस आपका क्या? ग्लोमेरुलस। ये क्या है गाइस? ये स्ट्रक्चर, ये क्या है? ग्लोमेरुलस। और जो ये स्ट्रक्चर है गाइस, ये है आपका क्या? ये है आपका बोमेन्स कैप्सूल। क्या है ये? बोमेन्स कैप्सूल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बताया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है? ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल के बीच में, यानी कि ये ग्लोमेरुलस और ये बोमेन्स कैप्सूल, इन दोनों के बीच में होगा। देखिए, ये स्ट्रक्चर हुआ ग्लोमेरुलस, ये हुआ बोमेन्स कैप्सूल। अब सुनिए, अब ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल के बीच में एक और मेम्ब्रेन ऐसे प्रेजेंट होती है, और इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं क्या गाइस? बेसमेंट membrane. What do we call it? We call it basement membrane. Okay? चलो, let us study further. Okay? चलो, अब जैसे ही ये इम्प्यूरिटी ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में जाएगा, मेरी बात सुनो आप लोग, ये इम्प्यूरिटी यहाँ पर है ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस में। अब जैसे ही ये इम्प्यूरिटी ग्लोमेरुलस से आगे बढ़ेगा, ध्यान से सुनो आप लोग, जैसे ही ये इम्प्यूरिटी ग्लोमेरुलस से आगे बढ़ा, यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ से आगे बढ़ा, मतलब जैसे ही ये ग्लोमेरुलस को क्रॉस किया इम्प्यूरिटी, वैसे ही तुरंत जितना भी ब्लड का सेल है उस इम्प्यूरिटी के साथ गलती से मिल गया हुआ, मिक्स हो गया हुआ, वो सारा का सारा ब्लड सेल ऐसे यहाँ पे रुक जाएगा, वो इम्प्यूरिटी के साथ आगे नहीं जाएगा। अब देखिए,
ब्लड के सेल तो निकल गए बच्चों, है कि नहीं, निकल गए ना गाइस, ब्लड के सेल्स तो निकले गाइस। अब देखो, अब जैसे ही ये इम्प्योरिटी आगे बढ़ा, इम्प्योरिटी आगे बढ़ा और पहुंचा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। कहाँ पहुंचा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पहुंचने के बाद जैसे ही ये इम्प्योरिटी बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार करेगा, तो जितने भी लार्जर प्रोटीन है, ध्यान देखो, प्रोटीन यहाँ पे दो साइज में है, बड़े प्रोटीन, लार्जर प्रोटीन और स्मॉलर प्रोटीन्स। ओके गाइस, तो जितने भी लार्जर प्रोटीन होंगे वो सारे के सारे लार्जर प्रोटीन यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन में। मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के आगे इम्प्योरिटी गई, मगर जितने भी लार्जर प्रोटीन थे वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पहले ही, मतलब वहीं पे फिल्टर होके वहीं रुक गए। चलिए अब देखिए, अब जैसे ही वो इम्प्योरिटी बेसमेंट मेम्ब्रेन से आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद जैसे ही वो इम्प्योरिटी बोमेन्स कैप्सूल को क्रॉस करेगा, जैसे ही वो इम्प्योरिटी बोमेन्स कैप्सूल को क्रॉस करेगा, बोमेन्स कैप्सूल के वॉल को क्रॉस करके इसके अंदर जाएगा, वैसे ही जितने भी स्मॉलर प्रोटीन हैं वो सारे के सारे रुक जाएंगे, इम्प्योरिटी से बाहर निकल जाएंगे। तो क्या सीखा हमने गाइस कि ग्लोमेरुलस में ब्लड के सेल्स फिल्टर होकर रुक जाते हैं। जैसे ही वही इम्प्योरिटी आगे बढ़ी तो उस इम्प्योरिटी में जितने भी लार्जर प्रोटीन है वो लार्जर प्रोटीन कहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं? यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन में। अब जैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन से भी आगे बढ़ेगा वो इम्प्योरिटी, जैसे ही वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से गाइस वो इम्प्योरिटीज आगे बढ़ेंगी, वही इम्प्योरिटीज वो बोमेन्स कैप्सूल में जाएंगी। तो जैसे ही वो बोमेन्स कैप्सूल में इंटर करेंगी वो इम्प्योरिटीज, जितने भी स्मॉलर प्रोटीन हैं वो भी फिल्टर होके ऊपर रह जाएंगे। इस तरीके से उस इम्प्योरिटी में जो भी ब्लड का सेल और प्रोटीन था जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी था वो फिल्टर होके रुक गया, इम्प्योरिटी से वो बाहर निकल गया। अब सुनिए मेरी बात, अपने को ना गाइस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में इतना ही पढ़ना था, ये आपके 10th के लिए इनफ है, और अदर एग्जाम्स भी जो आप कंपिटेटिव देते हो उसके लिए भी आई थिंक ये काफ़ी है, क्योंकि मैंने अदर एग्जाम्स के बुक्स तो देखे नहीं है, बट हाँ 10th के लिए इट्स रियली इनफ, इट्स अ गुड कंटेंट आई थिंक। चलो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, बिल्कुल क्विकली, क्विक, गुड। लेट अस प्रोसीड फर्दर, ओके। चलो जब तक मैं इरेज करता हूं एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। यूरिन फॉर्मेशन में कितने स्टेप्स होते हैं गाइस? 3। कौन कौन से? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा सिक्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किसके किसके बीच में होता है? ग्लोमेरुलस और बोवेन्स कैप्सूल। और देखिए, और जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है तो उसमें से क्या क्या फिल्टर होकर रुक जाता है, इंप्योरिटी में से क्या क्या निकल जाता है बाहर? ब्लड का सेल और प्रोटीन। अब देखिए, अब ये दूसरा जो हम लोग का स्टेप है वो है गाइस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। क्या है गाइस? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। Let us study what does it mean, okay? चलो देखो, ये एक चीज जानने के पहले आप लोग एक चीज जानो, आप लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को एक बार रिकॉल करो। वहां पे मैंने एक चीज बताया था आपको कि जो 2 पार्ट होते हैं गाइस नेफ्रॉन के, कौन कौन से? रीनल कर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल कर्पसल में क्या क्या होता है गाइस? ग्लोमेरुलस और बोवेन्स कैप्सूल। और रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या होता है गाइस? जितनी भी पीसीटी डीसीटी है, हेनलीज ग्रुप है, ये सारी चीजें आ जाती हैं रीनल ट्यूब्यूल में। तो एक चीज जानो गाइस, सपोज आई एम नॉट सेइंग प्रपोज, ओके? चलो सपोज इट्स
its renal tubule, suppose its renal tubule, ये मतलब ऐसा ही नहीं दिखता है, इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करा है, तो बट मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ ताकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहे, मतलब ईजिली रहे समझने में आपके लिए। अब देखिए, अब इसी रीनल ट्यूब्यूल के पैरेलल, उसके समानांतर, उसके साथ साथ एक और कैपिलरी रन करती है, जिस कैपिलरी को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या होती है गाइस पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज? ये एक ऐसी कैपिलरीज होती हैं जो कि रीनल ट्यूब्यूल के बिल्कुल साथ साथ उनके पैरेलल चलती है। जैसे आप लोग गाइस आपके स्कूल्स में असेंबली जब होती है, मॉर्निंग प्रेयर होती है, तो एक लाइन के पैरेलल बिल्कुल साथ साथ एक और लाइन चलती है कि नहीं गाइस, डिफरेंट क्लास की। उसी तरह इस रीनल ट्यूब्यूल के बिल्कुल साथ साथ एक और कैपिलरीज चलती हैं, एंड वी कॉल इट पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ओके, चलो नाउ what we have learnt till now in this lecture is, क्या क्या देखा हमने, क्या क्या सीखा अब तक, कि जो जितनी भी इम्प्यूरिटीज होती हैं गाइस, उनके साथ साथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट या फिर वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होती हैं, वो भी मिल जाती हैं उस इम्प्यूरिटी के साथ। और उन चीज़ों, अगर वो चीज़ें हमारी बॉडी से बाहर हो जाती हैं, निकल जाती हैं, तो हम तो मर जाएंगे डेफिनेटली। तो उन चीज़ों का रहना तो जरूरी है। तो देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ब्लड के सेल और प्रोटीन तो हमने निकाल दिए इम्प्यूरिटी में से। अब तो और भी चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं? होती हैं ना। अब चलिए, अब होता ऐसा है कि ब्लड के सेल और प्रोटीन को आपने निकाल लिया, मगर बाकी चीज़ें तो बच गई। उन चीज़ों को भी तो आपकी बॉडी को ज़रूरत है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, अब मेरी बात देखो आप लोग, मैं जो इस रीनल ट्यूब्यूल में जो ब्लैक ब्लैक जो डॉटेड स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये इम्प्यूरिटी है गाइस। ये जो ब्लैक ब्लैक बना रहा हूँ गाइस, ये आपकी क्या है? इम्प्यूरिटीज़ हैं। और जो मैं ब्लू से बनाऊंगा, ये सारी आपकी वो सब्सटेंसेस हैं, वो एसेंशियल चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत है आपकी बॉडी को। अब देखो, अब क्या होगा ना कि इस इम्प्यूरिटी के साथ साथ तो ये एसेंशियल सब्सटेंस जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो भी है। तो अब होता ऐसा है ना कि वो सब्सटेंसेस जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, उन सब्सटेंसेस को ये क्या करता है? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी क्या करता है? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या होता है? क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। एक बार और, पेरी रीनल ट्यूब्यूल में इम्प्यूरिटी है, और मैंने बताया इम्प्यूरिटी के साथ वो चीज़ें भी मिल जाती हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, तो उन चीज़ों को भी तो बाहर निकालना चाहिए। तो ब्लड के सेल और प्रोटीन तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में निकल गए, लेकिन बाकी की चीज़ें तो बच गई। तो बाकी की उन चीज़ों को क्या करता है? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज रीनल ट्यूब्यूल में से एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर reabsorption. What we call it guys? Tubular reabsorption. तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ, मैंने नोट्स में प्रोवाइड करी है आपको, तो उसमें मैंने डेफिनेशन प्रॉपर्ली लिख दी है। तो सीधा सीधा समझो, एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहने दो गाइस, सब्सटेंसेस ही यूज करो आप। एसेंशियल सब्सटेंसेस बाय द पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज is known as tubular reabsorption. Absorption of essential substances by the peritubular capillaries is known as tubular reabsorption. तो क्या गाइस,
अब देखिए ब्लड के सेल्स और प्रोटीन तो हमने पहले ही निकाल लिए, और जितनी भी एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं वो भी हमने पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ने एब्जॉर्ब कर ली। चलिए अब एसेंशियल चीज़ें जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो वापस आ गई कि नहीं आ गई, इम्प्यूरिटी से उन चीज़ों को बाहर निकाल दिया गया। अब देखिए अब क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं, उसके पहले थोड़ा एक टॉपिक लिख लेते हैं। क्या जो तीसरा स्टेज है उसको हेडिंग में डाल देते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़, मैं लिख देता हूँ जल्दी से गाइस। गुड। चलिए अब जो तीसरा स्टेज होता है गाइस यूरिन के फॉर्मेशन में, उस तीसरे स्टेज को हम लोग कहते हैं सिक्रेशन। व्हाट वी कॉल इट, व्हाट वी कॉल इट, कमन गाइस, क्विक क्विक क्विक, जल्दी बोलो। तीसरा स्टेज क्या है, सिक्रेशन। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपने अपने क्लास में वैसे कुछ ओवर स्मार्ट बच्चों को देखा होगा, सर ने कहा कि एक पेज सॉल्व करना है तो उन्होंने 3-4 पेज सॉल्व कर लिया, होता है। चलो प्लीज़ वैसे बच्चे बुरा मत मानो यार, मेरे लेक्चर्स छोड़ना मत, हाँ बता देता हूँ। चलो सुनो, देखो वैसे ही ओवर स्मार्ट बच्चों की तरह इस पेरिट्यूबुलर का भी वही आदत है। सुनिए, बॉडी को मान लीजिए, सपोज करो आपकी बॉडी को 50 ग्राम ग्लूकोज की, सपोज करो, ऐसा सच नहीं है बट वैसे ही सपोज करो कि आपकी बॉडी को 50 ग्राम ग्लूकोज की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्या करता है ना कि 50 ग्राम की जगह 70 ग्राम ग्लूकोज ले लेगा। अब सुनिए, 50 ग्राम ग्लूकोज आपको बॉडी को ज़रूरत है, 70 ग्राम ग्लूकोज इसने ले लिया। अब और सुनिए, आपकी बॉडी को सपोज करो मान लो ज़रूरत है 5 लीटर वाटर की, इसने ले लिया कितना वाटर, 7 लीटर। नीड कितनी है, 5 लीटर की, इसने लिया कितना, 7 लीटर। अब देखो, अब जो ये 20 ग्राम ज़्यादा ग्लूकोज है और जो ये 2 लीटर ज़्यादा इसने वाटर लिया, अब बॉडी उसको स्टोर कहाँ करेगी। बॉडी को तो जितनी ज़रूरत है बॉडी उतनी ही लेगी ना। देखो आपने जो ओवर स्मार्ट बच्चे हैं उन्होंने वो होमवर्क ज़्यादा कर लिया, सर ने 2 पेज 1 पेज कहा, उन्होंने 5-6 पेज किया। सर तो चेक उतना ही करेंगे ना जितनी चेक करने की उनकी ज़रूरत है, जितने उन्होंने वर्क करने को दिया था सर तो उतना ही चेक करेंगे। तो बॉडी भी तो उतना ही यूज़ करेगा ना जितना उसको ज़रूरत है। बाकी अगर ये एक्स्ट्रा ला रहा है तो ये जाने इसकी परेशानी है कि नहीं। तो आप सुनो, अब जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट में सब्सटेंस ये एब्जॉर्ब किया रहता है, ध्यान से बात सुनो, जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट में जितना भी सब्सटेंस ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी एब्जॉर्ब किया रहता है, ठीक है ना गाइस। तो ये पेरिट्यूबुलर सुनो, जितना भी एक्सेस अमाउंट में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ने सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करा होता है, तो ये वापस से बॉडी क्या करती है, जितने की बॉडी को जरूरत है उतना बॉडी ने यूज किया, और जो एक्सेस बच गया उसको वापस ही पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में भेज दिया। अब सुनिए, अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में वो सारे सब्सटेंस आ गए जो एक्स्ट्रा अमाउंट में इसने एब्जॉर्ब किए थे। अब देखिए, अब बच्चे ने जो ओवर स्मार्ट बन के ज़्यादा वर्क कर लिया, टीचर ने 2 ही पेज चेक करा, तो 4 पेज तो वो वापस लेके घर ही नहीं चला जाएगा, है कि नहीं। तो क्या करेगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ये जो एक एक्सेस अमाउंट में सब्सटेंस बच गया उसको वापस से ये सिक्रीट कर देता है, रिलीज कर देता है। कहाँ पे रिलीज कर देता है, वापस से रीनल ट्यूब्यूल में रिलीज कर देता है, सिक्रीट कर देता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, सिक्रेशन। क्या कहते हैं, सिक्रेशन। तो कोई पूछे सिक्रेशन क्या है यूरिन फॉर्मेशन में, सिक्रेशन स्टेज किसको कहते हैं, क्या होता है इसमें, सिक्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा एसेंशियल सब्सटेंसेस बाय पेरिट्यूबुलर
कैपिलरीज इज नोन एज सिक्रेशन। तो बस गाइस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड डोंट गो फॉर द हैंड राइटिंग, एंड इन चीज़ों को भी, डायग्राम को भी गाइस जरूर आप लोग नोट डाउन करो, बिकॉज इट्स रियली वेरी वेरी बेनिफिशियल। ओके, तो बस आज के लेक्चर में गाइस इतना ही था। या थोड़ा आप लोग ना मेरे को इनर्जेटिक बनाओ प्लीज़। आई एम फीलिंग अ लिटिल डिमोटिवेटेड, रियली आई एम रियली फीलिंग अ लिटिल डिमोटिवेटेड बिकॉज आई एम नॉट हैविंग एज मच एज लाइक्स आई वॉन्ट। मेरे को उतना भी नहीं चाहिए 1000 व्यूज़ 2000 व्यूज़ नहीं चाहिए मेरे को, बस हम उतना दे दो ना कि जितनी मेहनत करता हूँ उसके लिए तसल्ली मिल जाए मेरे को, बस मेरे को उतना ही चाहिए गाइस। मैं ज़्यादा नहीं चाहता, मेरे को जितने में खुशी मिलती है मैं उतना ही चाहता हूँ, मेरे को एक्सेस कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलो गाइस, ये तो मैं हर दिन कहता हूँ, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक पहुँचे। और इस टॉपिक में गाइस जो भी डाउट हो प्लीज़ आस्क मी। ओके, थैंक यू गाइस।